गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, काइनेमेटिक्स। बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स हमने देखा। बेसिकली दोनों ही बहुत बेसिक चैप्टर्स थे। बेसिकली आपको आगे की फिजिक्स समझ में आए, इसलिए हमें बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स अच्छे से आने चाहिए। अब फिजिक्स का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर चालू कर रहे हैं वो मान के चलिए काइनेमेटिक्स है, क्योंकि बेसिक मैथ्स और वेक्टर्स मोरोवर मैथमेटिक्स ही थी। अब हम बेसिकली फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स। चलिए तो पहले समझते हैं काइनेमेटिक्स होता क्या है। तो देखें, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग इज कॉज इट्स कॉल्ड काइनेमेटिक्स। मतलब काइनेमेटिक्स में हम पार्टिकल अगर कोई मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उससे रिलेटेड स्टडी करते हैं, लेकिन उसके कॉज जिसमें हम पार्टिकल के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ इट्स मोशन। अब सोचो, विदाउट कंसीडरिंग द कॉज, हालांकि हमें कॉज की बात करनी नहीं है, फिर भी सोचें अगर पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसके पीछे व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द मोशन? फोर्स। हम फोर्स लगाते हैं पार्टिकल पर, तभी तो पार्टिकल क्या करता है? मोशन करता है। तो फोर्स से रिलेटेड बातें जो हम करेंगे वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में करेंगे। वहां पे हम सारी बातें फोर्स से रिलेटेड करेंगे। अभी यहां पर हम पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, उसका क्या डिस्प्लेसमेंट है, वो किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन क्या है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो भाई इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दो बेसिक टर्म्स देखते हैं, रेस्ट और मोशन। रेस्ट और मोशन के बारे में बात करते हैं। तो बहुत बेसिक टर्म्स हैं, आइडिया होगा आपको। क्या बोलते हैं भाई? रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, इसका मतलब क्या भाई? अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो हम बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट काय पे है? रेस्ट पे है। और अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है मतलब वो ऑब्जेक्ट काय में है? मोशन में है। तो देखिए, रेस्ट एंड मोशन। इफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल डज नॉट चेंज विद टाइम देन इट इज एट रेस्ट। इफ द पोजीशन चेंजेस विद टाइम देन इट इज कॉल्ड इन मोशन। तो वो काय में कहलाता है? मोशन में कहलाता है। अब लेकिन जो हमें समझना है वो ये कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं। रिलेटिव टर्म्स का क्या मतलब है? ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। मतलब कोई भी चीज एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्या कहने का मतलब है? एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक सिचुएशन ली, ये एक ट्रेन है, ये ट्रेवल कर रही है। ये ट्रेन है, ये ट्रेवल कर रही है और इस ट्रेन के अंदर मान लीजिए पैसेंजर्स हैं। सडनली इस ट्रेन में जो है रॉबर एंटर कर जाता है और वो रॉबर जो है वो पैसेंजर पे बंदूक दिखाते हुए बोलता है स्टैंड स्टिल अदरवाइज आई विल शूट यू। तो भाई वो इस तरह से पैसेंजर को बोलता है, तो पैसेंजर बिल्कुल इस तरह से खड़ा हो जाता है। भाई पैसेंजर बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाता है। अब आप ध्यान से देखो इस पैसेंजर को, ये बिल्कुल जो है इस तरह से खड़ा हो गया। तो ये पैसेंजर के रिलेटिव काय पे है? रेस्ट पे। भाई रॉबर के रिलेटिव काय पे है? पैसेंजर रॉबर के रिलेटिव काय पे है? रेस्ट पे। रॉबर को पैसेंजर काय पे दिख रहा है? रेस्ट पे दिख रहा है, बिल्कुल। अब लेकिन सोचो, कोई एक ऑब्जर्वर है, कोई बाहर एक पर्सन है, मान लो इसका नाम ए है। ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ सिचुएशन को देख रहा है। तो भाई जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ पर्सन होगा, आप बताओ उसको ये पैसेंजर रेस्ट पे दिखेगा या ये आगे जाता हुआ दिखेगा? डेफिनेटली ट्रेन आगे जा रही है, तो ट्रेन के साथ साथ ये पैसेंजर भी कहां जा रहा होगा? आगे जा रहा होगा। तो अगर मैं इस ऑब्जर्वर से, इस पर्सन ए से पूछूं तो ये बोलेगा भाई मेरे लिए तो पैसेंजर कायम है, मोशन में, मुझे तो पैसेंजर आगे जाता हुआ दिख रहा है। और अगर रॉबर से पूछें तो रॉबर कहेगा भाई मेरे लिए तो पैसेंजर काय पे है? रेस्ट पे। आई मेरी बात समझ में? तो यही बोलना चाह रहे हैं, रेस्ट और मोशन कैसी टर्म्स हैं? रिलेटिव टर्म्स हैं, ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं हैं। देखें, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। देयर इज नो मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड मोशन विदाउट द ऑब्जर्वर। रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं। किसी ना किसी के रिलेटिव कोई रेस्ट पे होता है और किसी ना किसी के रिलेटिव कोई मोशन में होता है। बिना ऑब्जर्वर के रेस्ट और मोशन का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम अगर ये सिर्फ लाइन बोलते पैसेंजर इज एट रेस्ट, तो ये गलत स्टेटमेंट है। भाई पैसेंजर इज एट रेस्ट, क्या वो पर्सन ए के रिलेटिव रेस्ट पे है क्या? नहीं। तो हमें ऑब्जर्वर डिफाइन करना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे कि बॉडी रेस्ट पे है या मोशन में है। जैसे पैसेंजर इज एट रेस्ट रिलेटिव टू दी रॉबर एंड पैसेंजर इज इन मोशन रिलेटिव टू पर्सन ए। क्लियर हुई बात? चलिए, तो एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन इज नॉट डिफाइंड। एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन डिफाइंड ही नहीं। हम बोल ही नहीं सकते किसी भी चीज को कि भाई ये एब्सोल्यूट रेस्ट पे है। क्यों? अरे भाई वो हो सकता है किसी एक ऑब्जर्वर के रिलेटिव रेस्ट पे हो, लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर के रिलेटिव क्या कर रही हो? मूव कर रही हो। तो एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन इज नॉट डिफाइंड because an object which is at rest with respect to one observer
मे बी इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जर्वर। कोई एक बॉडी जो किसी एक ऑब्जर्वर के रिलेटिव रेस्ट पे है, वो डेफिनेटली किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रिलेटिव काय में हो सकती है, मोशन में हो सकती है। क्लियर? तो रेस्ट और मोशन कैसी टर्म्स है, ध्यान रखना है, रिलेटिव टर्म्स है। इनका मीनिंग तभी है जब हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, ऑब्जर्वर डिफाइन कर रहे हैं। हम बोलेंगे कि भाई दिस इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, दिस इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर। और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि कोई एक चीज जो है ए ऑब्जर्वर के लिए तो रेस्ट पे हो और बी ऑब्जर्वर के लिए काय में हो, मोशन में हो। क्लियर? चलिए अब आगे आते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब व्हाट इज दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस? भाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंपल, frame of reference is basically it is the reference with respect to which position or motion of the particle is defined। मतलब हम किसी एक चीज को रेफरेंस मान रहे हैं जिसके रिलेटिव हम पार्टिकल की पोजीशन को या उसके मोशन को क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। जैसे ध्यान से देखो, जब रॉबर ऑब्जर्व कर रहा था, जब रॉबर ऑब्जर्व कर रहा था तो रॉबर इस पैसेंजर को जब ऑब्जर्व कर रहा था तो वो कहां से ऑब्जर्व कर रहा था, ट्रेन से। तो वो इस पैसेंजर की पोजीशन किसके रिलेटिव डिफाइन कर रहा था, ट्रेन के रिलेटिव डिफाइन कर रहा था। वो ट्रेन के रिलेटिव इस पैसेंजर की पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा था, मेजर कर रहा था। अच्छा, और जब ये पर्सन ए ऑब्जर्व कर रहा था तो भाई ये पर्सन ए जो था ये ग्राउंड से इस पैसेंजर को ऑब्जर्व कर रहा था, तो इसका रेफरेंस फ्रेम क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। रेफरेंस फ्रेम मतलब जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, जहां से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है। तो रॉबर कहां से ऑब्जर्व कर रहा है, ट्रेन से ऑब्जर्व कर रहा है, तो रॉबर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, ट्रेन। और पर्सन ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, ग्राउंड। वो कहां से ऑब्जर्व कर रहा है, ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है। क्लियर हो रही है बात? तो देखिए, if not specified we will always consider ground as the frame of reference। अगर कभी स्पेसिफाई नहीं कर रखा, भाई हमें कभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पेसिफाई नहीं कर रखा, इन जनरल बोल रखा है कि कोई बॉडी मूव कर रही है, तो हम ये बोलेंगे कि वहां पे हमने रेफरेंस फ्रेम क्या माना है, ग्राउंड। मतलब हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेफरेंस में उसकी पोजीशन या उसके मोशन को डिफाइन कर रहे हैं। ये कब, जब मेंशन्ड नहीं होगा। तो देखो हमने जो एग्जांपल लिया था ऊपर, उसमें हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ रॉबर, रॉबर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ट्रेन। एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ पर्सन ए क्या है, ग्राउंड। क्लियर? टाइप्स ऑफ मोशन समझते हैं अब। तो देखिए, मोशन के अगर टाइप्स की बात करें तो वन डायमेंशनल मोशन हो सकता है, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। अब वन डायमेंशनल मोशन का मतलब समझिए, भाई ऐसा मोशन जो किसी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हो रहा हो। किसी अगर एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मोशन होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, वन डायमेंशनल मोशन। जैसे मान लीजिए कोई एक ट्रेन है जो बिल्कुल एक स्ट्रेट रेलवे ट्रैक है, उस स्ट्रेट रेलवे ट्रैक पर अगर ट्रेन चल रही है तो वो क्या कहलाएगा, वन डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। ठीक है भाई, आपने किसी एक बॉडी को ड्रॉप करा, सोचिए जैसे मान लीजिए कोई एक बॉडी है, इसको अपन ने यहाँ से ड्रॉप कर दिया, तो इसको ड्रॉप कर दिया तो ये कैसे पाथ पर जाएगी, स्ट्रेट लाइन पाथ पर जाएगी, क्या कहलाएगा, ये वन डायमेंशनल मोशन। चलिए नेक्स्ट, टू डायमेंशनल मोशन। अब सोचिए टू डायमेंशनल मोशन, यहाँ पे जो मोशन होगा क्या वो एक स्ट्रेट लाइन में होगा या एक प्लेन में होगा। टू डायमेंशनल मतलब मोशन काय में होगा, एक प्लेन में। जैसे देखिए ये बोर्ड, ये एक प्लेन हो गया, तो अगर कोई पार्टिकल इस बोर्ड के प्लेन में कैसे भी चल रहा हो, रैंडमली कैसे भी अगर पार्टिकल चल रहा हो, तो वो बेसिकली कैसा मोशन कर रहा है, टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इसी चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। अगर किसी बॉडी को हम ऑब्लिकली थ्रो करें फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ तो वो प्रोजेक्टाइल पाथ पर जाती है, वो पैराबोलिक पाथ पर जाती है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए 2D मोशन के एग्जांपल्स हो गए। प्रोजेक्टाइल मोशन, देखिए दिस इज बेसिकली अ प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ पर पार्टिकल पैराबोलिक पाथ पर जाएगा। सर्कुलर मोशन, अगर कोई पार्टिकल सर्कल में चल रहा है तो देखिए ये बेसिकली XY प्लेन में मोशन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, टू डायमेंशनल मोशन। अब नेक्स्ट इज थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन मतलब क्या पार्टिकल किसी प्लेन में कन्फाइंड है या वो पूरे स्पेस में मूव कर सकता है, वो पूरे स्पेस में मूव कर सकता है। मतलब बेसिकली आप सोचिए कि जो है अगर अपन किसी बर्ड के मोशन की बात करें तो बर्ड का मोशन जो हो रहा है वो बेसिकली पूरे स्पेस में कन्फाइंड है। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक प्लेन में घूम रही है, बर्ड कभी ऐसे गई, कभी ऐसे गई, कभी ऐसे गई, मतलब वो पूरे के पूरे स्पेस को कवर कर रही है। मतलब अगर आप सोचें तो एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स वो अपने क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, तो उसका मोशन क्या कहलाएगा, थ्री डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। बेसिकली दैट इज मोशन इन स्पेस, वो किसी एक स्ट्रेट लाइन पर कन्फाइंड नहीं है, वो किसी एक प्लेन में कन्फाइंड नहीं है। उस मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें
मोशन इन स्पेस के बारे में बात करनी पड़ेगी, वो स्पेस में मोशन हो रहा है। क्लियर भाई, कोई काइट है तो काइट जब हम पतंग उड़ा रहे हैं तो वहां पे भी भाई मोशन जो हो रहा है वो कैसा मोशन हो रहा है, 3 डायमेंशनल मोशन हो रहा है। क्लियर हो रही है बात। कोई डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहे हैं तो डस्ट पार्टिकल्स कैसा भी मोशन कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं वो स्ट्रेट लाइन पे ही जाएंगे, वो किसी प्लेन में ही कन्फाइंड रहेंगे, तो वो भी कैसा मोशन हो जाएगा, 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोशन में 1D 2D एंड 3D। 1D मतलब अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, 2D मतलब मोशन इन अ प्लेन एंड 3 डायमेंशनल मींस मोशन इन स्पेस। क्लियर। चलिए, तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक हमने बात करी कि भाई काइनेमैटिक्स का मतलब क्या होता है, जिसमें हम पार्टिकल के मोशन के बारे में पढ़ेंगे विदाउट कंसीडरिंग दी कॉज। फिर हमने रेस्ट और मोशन को समझा कि दोनों ही कैसी टर्म्स हैं, रिलेटिव टर्म्स हैं, इनके एब्सोल्यूट मीनिंग का कोई सेंस नहीं है। जब तक ऑब्जर्वर आप डिफाइन नहीं करोगे तब तक रेस्ट और मोशन का कोई मतलब नहीं है। फिर हमने टाइप्स ऑफ मोशन देखे। चलिए, अब इस चैप्टर में मूव करते हैं फर्दर। भाई अब हमें जो फर्दर टर्म्स देखनी है, कुछ बेसिक हमें डेफिनेशन सीखनी है, उससे रिलेटेड हमें बात करनी है, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हम फ्लो रखेंगे और सबसे पहले हम जो टर्म स्टडी करने वाले हैं वो डिस्टेंस। तो बताएं भाई डिस्टेंस क्या होता है। सोचो आप, वेरी सिंपल भाई, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल। भाई जो भी हम एक्चुअल पाथ कवर कर रहे हैं उस एक्चुअल पाथ की अगर हम लेंथ मेजर कर लें तो वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये कोई एक पार्टिकल है, वो ए पॉइंट से चलना चालू करता है और वो इस पाथ के थ्रू जाता है और वो बी पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो ये जो पाथ लेंथ है, अगर मैं इस पाथ लेंथ को मेजर कर लूं तो वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या बात क्लियर हो रही है? डिस्टेंस टर्म क्लियर हो गई भाई, पक्का। चलो अब नेक्स्ट मूव करते हैं डिस्प्लेसमेंट टर्म पे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो देखें, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल ए पॉइंट पर है और ये बी पॉइंट पर मान लीजिए वो इस पाथ से गया, देखो वो इस वाले पाथ के थ्रू गया, तो अगर मैं इस पाथ की लेंथ मेजर कर लूं, इस पाथ लेंथ को मैं कैलकुलेट कर लूं तो वो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। अभी अभी देखा, मान लो कोई दूसरा पार्टिकल भी ए से ही चलना चालू करता है और वो थ्रू दिस पाथ, वो इस पाथ के थ्रू जाता है और वो बी पर पहुंच जाता है, तो भाई इस बार अगर हम इस पाथ लेंथ को मेजर कर ले तो वो उस पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर करा वो कहलाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली अगर मैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दूं तो बेसिकली वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट को पार्टिकल ने किस पाथ से ट्रेवल करा उससे कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली जो है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या थी और पार्टिकल की फाइनल पोजीशन क्या है। मतलब अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल तो वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। समझिए, देखिए, अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो, मैंने इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इन दो पॉइंट्स को लिया और मैंने एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। इनिशियल पोजीशन पर डेफिनेटली क्या रखेंगे, टेल, और फाइनल पोजीशन पर क्या रखेंगे, हेड। तो ये जो वेक्टर होगा ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। क्लियर? अब खुद सोचो भाई, क्या ये ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया क्या? हाँ बिल्कुल हो गया भाई। आपने दोनों को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, तो अगर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया तो ये क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स? बिल्कुल होगा। तो देखिए, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, तो भाई ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या बात क्लियर हुई? तो देखिए, हमने ए को बी से ज्वाइन कर दिया, तो दिस इज टेल, दिस इज हेड, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, जिसको आप क्या बोल सकते हो, ए बी वेक्टर। और इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए बी से। क्या ए बी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी? डेफिनेटली। चलिए, अब इसको फर्दर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम समझते हैं। हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम कंपेयर करते हैं बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को।